हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamBee। यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamBee। मैं हूं अरुणिमा, एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर इंडियन ओवरसीज बैंक एंड एक्स मैनेजर सिडबी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ की तैयारी शुरुआत कैसे की जाए। बिल्कुल जीरो से किस तरह से तैयारी की जाए, शून्य से हम किस तरह इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगी। पहला कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन बिलीव मी, इसमें हर वो बात सिर्फ इसी एक वीडियो में आ जाएगी जो हर एसबीआई पीओ एस्पिरेंट को जरूर जरूर पता होनी चाहिए। और आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो को आप बार बार रेफर करेंगे। अपनी पूरी तैयारी के दौरान कई बार आपको इस वीडियो को रेफर करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें वो सारी जानकारी है जो कि एक सीरियस एस्पिरेंट को जिसकी जरूरत होती रहेगी। ठीक है, सो वीडियो लंबा होगा, भले आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, मैं ये भी कहूंगी कि आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठो और जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप नोट करते जाओ, क्योंकि ये बार बार आपको रेफर करना पड़ेगा, तो बार बार वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो हम सबका टाइम बहुत प्रीशियस है, खास करके आपका। तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठना और ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते चलना। ठीक है, दूसरी जो बात थी जो मैं आपसे कहना चाहती थी कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, सच में एसबीआई पीओ बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, तभी इस वीडियो को देखना। क्योंकि कई कई सारे स्टूडेंट्स की क्या वोकैबुलरी होती है कि हाँ फिल कर दिया है, एलिजिबल थे तो कर दिया, अरे कहाँ होता है देखते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी वोकैबुलरी है तो या तो पहले आप चेंज करो उसको और इस तरह से बात करना शुरू करो कि हाँ बिल्कुल मुझे एसबीआई पीओ क्लियर करना है और क्लियर करने के लिए ही मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। तभी आप इस वीडियो को देखना, नहीं तो बेकार में वक्त जाया मत करना। शुरू करते हैं। शुरुआत मैं एक कोट से करना चाहूंगी, बहुत ही एप्ट है यहाँ पर अगर आप शुरू कर रहे हो तैयारी एसबीआई पीओ की। पोटेंशियल इज अ प्राइसलेस ट्रेजर लाइक गोल्ड, ऑल ऑफ अस हैव गोल्ड हिडन विद इन, बट वी हैव टू डिग टू गेट इट आउट। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देखेंगे, बाकी सारा इंफॉर्मेशन देखने के बाद वीडियो के अंत में। ठीक है, इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट, 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी। जब हम शुरू करेंगे तो हमें जरूर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसके 4 पिलर्स क्या है एक एक करके देखेंगे। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे मॉक टेस्ट लिखें और एनालाइज करें। आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फॉर फाइनल सिलेक्शन, वो क्या होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स का सोर्स कहाँ होगा, और iExam भी कैसे इसको इजी बनाता है। हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट, सो यहाँ पे मैं कहूंगी वाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई से ही शुरुआत होनी चाहिए। वाई अगर आपका क्लियर है बिल्कुल, तो हाउ एंड वेयर आराम से हो जाएगा। और हाउ एंड वेयर में हमारा भी रोल होगा, है ना, लेकिन वाई आपका अपना है, वो जरूर आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने नहीं देखा होगा जरूर देख लीजिए। अब हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट। हाउ मैं बोलूंगी जिस तरह से हम कहीं जर्नी करते हैं। मान लो कि कल मुझे मुंबई जाना है, ठीक है, तो अब मुंबई जब जाना है, जब हम ट्रेन में या प्लेन में बैठ जाएंगे और वो जो सफर शुरू होगा वो है हमारे प्रिपरेशन का सफर, राइट। लेकिन उस प्रिपरेशन को, और जब मुंबई पहुंच जाएंगे, वो है हमारा जब हम एसबीआई पीओ बन जाएंगे। तो ये जो जर्नी है वो है हमारी प्रिपरेशन की जर्नी, और मुंबई पहुंचना या कोई भी जो डेस्टिनेशन पहुंचना है वो है हमारा एसबीआई पीओ। तो अगर मुझे ट्रेन से, प्लेन से, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हमें किसी जगह जाना है, मुंबई जाना है, तो उसके पहले हम एक तैयारी करते हैं, राइट। पैकिंग करते हैं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उन चीजों को जोड़ के एक जगह पे रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से एसबीआई की तैयारी जब आप शुरू करें, पहले तो वाई क्लियर हुआ, अब क्या करना है, हमें इस जर्नी के लिए पहले प्रिपरेशन करना है ना, कि इस जर्नी पे चलने के लिए अब क्या क्या चीजें चाहिए, वो एक जगह पे हमें इकट्ठा करना है, रखना है। ऐसा नहीं कि जर्नी शुरू कर दी, थोड़ी दूर गए, फिर याद आया कि अरे हम तो खाना ही नहीं पैक किया, या हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां तो हमने कोई डॉक्यूमेंट ही छोड़ दिया। नहीं, तो उस तरह से बिल्कुल आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। एंड फॉर दिस वी विल ऑल्सो हेल्प यू। आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको
कैसे इसकी शुरुआत करनी है और फिर कैसे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो 4 पिलर्स हैं जो हमेशा हमारे पास होने चाहिए, हमारे टिप पे होने चाहिए, नहीं तो रेडली अवेलेबल होने चाहिए। एग्जामिनेशन स्कीम एंड पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एग्जाम एनालिसिस एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ। एक एक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम एंड पैटर्न। पैटर्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन स्कीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्कीम इज लाइक रूल्स ऑफ द गेम, तो वो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। वो पहले देखते हैं, फिर आएंगे पैटर्न पे कि यहाँ पे 3 फेजेस में एग्जाम होगा, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, जीडी प्लस पर्सनल इंटरव्यू, और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इन्होंने ऐड कर दिया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, मेंस का एक पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डीडीपीआई और साइकोमेट्रिक टेस्ट से घबरा के एग्जाम नहीं लिखते हैं, या घबरा जाते हैं, या उनमें विश्वास नहीं होता है। तो आप ये विश्वास लेके चलो, तो आप 1 नॉच ऊपर रहोगे कि ये डुएबल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो प्री है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब प्री में कट ऑफ जो भी आया, मान लो प्री का कट ऑफ है 60, तो अब 61 आपको है, आपने स्कोर किया, या 99, फर्क नहीं पड़ता। आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस को लिखने की चाबी मिल गई। लेकिन अगर मेंस का कट ऑफ है मान लो 80, तो अब आपका स्कोर है 81 या आपका स्कोर है 120, जमीन आसमान का फर्क है, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन का फर्क है। क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके मेंस और जीडीपीआई के स्कोर पे बनेगी। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में कोई स्कोर नहीं दिया जाता है। किस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट, किस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शनल टाइमिंग है कि नहीं, सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं, वो सारा हम पैटर्न देखते हुए देखेंगे। ठीक है, स्कीम मैंने आपको बता दी है। पैटर्न की बात करें तो फेज 1 प्रीलिम्स, जो मैंने बोला कि क्वालिफाइंग है, तो आप देखो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट एंड रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस ईच। मार्क्स भी 1 मार्क ईच है, सो मार्क्स भी टोटल 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। अब जो टाइम अलॉटेड है, मतलब इन्होंने सेक्शनल टाइम अलॉट कर दिया, दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट्स है। इस 20 मिनट में आपको सिर्फ इंग्लिश ही करना है। ठीक है, दूसरा 20 मिनट में क्वांट करना है, और तीसरे 20 मिनट में रीजनिंग एबिलिटी करना है। आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके हाथ बांध दिए गए हैं। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब टोटल जो इस 100 में जो भी आपका टोटल स्कोर होगा, मान लो आपका टोटल स्कोर है 62 और सेक्शनल कट ऑफ है 60, तो अब आप, मतलब नहीं है कि इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आए थे, क्वांट में कितने आए थे, रीजनिंग एबिलिटी में कितने आए थे, टोटल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, मान लो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत वीक है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग एबिलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरा का पूरा फिर भी आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि टाइम जो एलोकेटेड है, अब अगर आपने क्वांट, अगर टाइम एलोकेशन नहीं होता ना, तो मैं बोलती कि आप एक पूरा सब्जेक्ट पूरा ही छोड़ दो, उसके बस 5-7 क्वेश्चन कर लेना। लेकिन चूंकि टाइम एलोकेटेड है, तो अब इस 20 मिनट को, क्वांट वाला टाइम को वेस्ट करना सही नहीं होगा। तो मैं कहूंगी जो भी 2 सब्जेक्ट हैं स्ट्रॉन्ग, उन पे पहले पूरी पकड़ हासिल कर लो, और उसके बाद जो वीक वाला सब्जेक्ट है उसको भी धीरे धीरे उस पर भी आप काम करते चले। ठीक है, ये हो गई प्री की बात। प्री क्वालिफाइंग हो गया। अब मेंस, मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट का ये पार्ट बनने वाला है। अब यहाँ पे देखो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वहां 4 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे 45 मार्क्स रीजनिंग, 45 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड 60 मार्क्स के, मतलब इसका वेटेज ज्यादा है, 1 मार्क्स से ज्यादा है हर क्वेश्चन। डेटा एनालिसिस 35 क्वेश्चन 60, तो रीजनिंग से भी ज्यादा वेटेज हो गया, 35 क्वेश्चन के 60 मार्क्स है। जो बैंकिंग अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40, यहाँ पे 1 मार्क ईच है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40। सो आप देखते हो कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स कैरी कर रहा है, वो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एक एसे और एक लेटर, और 50 मार्क्स है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए 200, और 50 आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। 250 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है।
यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, लेकिन सेक्शनल टाइम है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स, 35 क्वेश्चन डेटा एनालिसिस 45 मिनट्स, 40 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस 35 मिनट्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स। यहाँ पे लेकिन अगर कोई आपका बहुत वीक सब्जेक्ट है तो आप पूरा का पूरा भी उसको छोड़ सकते हो, मतलब बिल्कुल थोड़ा ध्यान दो और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देना, क्योंकि मेंस में कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती है। आगे देखेंगे। मेंस के बाद आती है साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू एंड जीडी की बारी। ठीक है, अब देखो जो मेंस था वो था 250 मार्क्स का, और यहाँ पे जीडी और पीआई आपका 50 मार्क्स का, जिसमें कि जीडी आपका होगा 20 मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का। सो टोटल ये 300 मार्क्स हुए। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है 250 को 75% वेटेज होता है और ये 50 का 25%। ठीक है, कैलकुलेशन हम अभी देखेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्कोर नहीं होगा। किस तरह से साइकोमेट्रिक टेस्ट को हैंडल करना है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखते समय, इसकी चर्चा हम अपने किसी अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में एसबीआई पीओ को लेकर काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अभी हमारे YouTube चैनल पे 2 सीरीज चल रही है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जीरो से पीओ, जिनका की बेसिक्स क्लियर नहीं है, जो बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, हर दिन इसका एक लाइव सेशन होता है। और दूसरा कैट लेवल क्वेश्चंस है ना, सो कैट लेवल उनके लिए है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और चूंकि अगर आप पूरा टाइम लगा रहे हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो आप दोनों को लेके चलो, है ना, इसको भी करते रहो, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ कैट लेवल में आपको ये समझ में आएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इतना टफ क्वेश्चन आया तो हमें किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, अब देखो जब जीडीपीआई और मेंस दोनों के मार्क्स आ जाते हैं तो किस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मैंने कहा 75:25 का वेटेज है। सो मान लो किसी स्टूडेंट को 105 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 105 मार्क्स आया आउट ऑफ 250 मेंस में, 105 अपॉन 250 इंटू 75, इसका वेटेज 75 है। प्लस किसी को इंटरव्यू में उसी स्टूडेंट को 40 मार्क्स आए हैं, तो 40 अपॉन 50 कितने में आए, 40, 50 में इंटू 25, वेटेज कितना है 25। तो कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ये आ जाएगा 25 3 10 और ये हो गया 10.5 इंटू 3, दैट इज 31.5 और ये हो गया 20। ठीक है, तो 51.5 मार्क्स आ गए और जो फाइनल कट ऑफ था फाइनल मेरिट लिस्ट का वो था पिछले साल लगभग 48 के अराउंड। मतलब 105 नंबर आपके रिटर्न में आउट ऑफ 250 आए और 40 मार्क्स आपके जीडीपीआई में इंटरव्यू में आए, तो अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पिछले साल का एग्जैक्ट कट ऑफ हम आगे देखेंगे। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पार्ट है, यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस भी लिखा होता है आपके जो नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे। सो इसमें ये आपके प्री में नहीं होता है, लेकिन मैं कहूँगी शुरू से ही आपको इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्यूआरई की तैयारी करते हैं, जीए को बिल्कुल छोड़ देते हैं। हाँ, आप ये रिस्क तब ले सकते हो जब सेक्शनल कट ऑफ ना हो मेंस में, और दूसरा आपका क्यूआरई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको विश्वास हो कि वहां से आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, तब तो आप ये रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज मैं कहूंगी कि आपको शुरू से ही, जब जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अभी से आपको जनरल अवेयरनेस थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, और जब बिल्कुल प्री का एग्जाम होने में 1 महीना का टाइम बच रहा है तब भले आप जनरल अवेयरनेस को छोड़ दो, क्योंकि वहां पे फिर ये क्रूशियल हो जाएगा कि आपको प्री की तैयारी प्री क्लियर करना है। तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। डिटेल में सिर्फ जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें, डिटेल में अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से आप देखो रेगुलेटर्स एंड एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, and then types of banks and NBFCs, money and capital market instruments, payment systems and related terms, banks and headquarters and heads, RBI and banks related news। ये हो गया आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। स्टैटिक में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पहले देख लेते हैं। एमएसएमई सेक्टर एंड एमएसएमई फोकस्ड स्कीम्स जो भी होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके जो रिसेंट होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स एंड एफआई पीएसएल बेसिक्स, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो लगभग 6 महीने का ही आपको करंट अफेयर्स देखना होता है, लेकिन जो लेटेस्ट यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो आपके टिप पे होने चाहिए, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट,
इकोनॉमिक एंड नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। स्टैटिक में आप देखो कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, इंडियन स्टेट्स, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। यहाँ पे मैं कहूंगी कि सारे कंट्री का कैपिटल करेंसी रटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी न्यूज में कंट्रीज रहे हैं उनसे रिलेटेड कैपिटल, करेंसी, रिवर, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ सकते हैं, अवार्ड्स जो भी न्यूज में रहे हैं, ऑबिच्युअरीज, अपॉइंटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, सबमिट्स अगर कोई हुए हैं और जो भी की इवेंट्स हुए हैं एंड अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लिश का अगर हम सिलेबस देखें तो आप देखो टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेजल वर्ब्स, वोकैब, ये जो है क्वेश्चन सीधे यहाँ से नहीं आएंगे। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? तो इंग्लिश के सिलेबस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट आपके टेंसेस से, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इसका क्लियर होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस इस फॉर्म में आएंगे। मतलब एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन टेंस बेस्ड भी हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड भी हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो आपकी नॉलेज होगी ना, वो यहाँ पे काम आएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल आपको आकर के हेल्प करती है। सो किस तरह से इंग्लिश की तैयारी की जाएगी, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने एक सेपरेट वीडियो में। अलग अलग सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर ले। अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो बातें मैं डिस्कस कर रही हूँ हेल्पफुल है, जरूर जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्री में कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मेंस में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एलसीएम, एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, alligation and mixture, simple and compound interest, work and pipe and cistern, time, distance, trains and boats and streams, permutation, combination, probability, area and volume, data interpretation, Caselett DI and data sufficiency। ये आपके चैप्टर्स हैं। अब इसमें मैं कहूंगी कुछ चैप्टर्स तो आपके ऐसे हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं, उसको आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ चैप्टर्स अगर आप छोड़ना चाहते हो तो मैं कहूंगी कि जिसको करो आप थरली करो, और जिसको छोड़ना है उसको पूरा का पूरा स्किप कर जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में, अच्छा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का भी थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन पूरे अच्छे से सॉल्व करना नहीं आता, प्रोबेबिलिटी भी मुझे आता है लेकिन नहीं आता पूरा करना, कहीं ना कहीं मैं जाके अटक जा रहा हूँ। सो अंत तक सीखें, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें और फिर प्रैक्टिस करें। क्वांट के लिए भी डिटेल में कौन से चैप्टर हमें स्किप करने चाहिए, कौन से चैप्टर जरूर करने हैं, अलग से एक वीडियो हम लेकर आएंगे आने वाले दिनों में। रीजनिंग की बात करें तो कॉमन सेंस रीजनिंग। अब कॉमन सेंस रीजनिंग है, मतलब कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, कि हमें जल्दी करना है, स्पीड होना चाहिए और हमें एक्यूरेसी पकड़नी है, मतलब उत्तर मेरा सही होना चाहिए। यहाँ पे गैप बिटवीन लेटर्स, नंबर्स, लेटर सिंबल, नंबर अरेंजमेंट, डायरेक्शन से क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं, रैंकिंग सीरीज। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, कोडेड इनइक्वालिटीज, सिलॉजिज्म, यहाँ पे ये रिपीट हो गया। सिलॉजिज्म में भी अब कोडेड सिलॉग्स भी आने लग गया है। इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस आते हैं एंड एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। यहाँ पे भी कई बच्चे एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन से बहुत घबराते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग और पजल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसको तो जरूर करना है। एट द सेम टाइम ये जो छोटे छोटे वाले चैप्टर्स है, इनको एक बार पक्का करके आप किनारे रखें, ठीक है। इसके लिए भी डिटेल में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स, अब आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की बारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेंगे आपको? आई एग्जाम बी वेबसाइट पे ये सारे पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, फ्री अवेलेबल है, आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप जरूर इसको जाके देखें। इसके बाद हम एनालिसिस देखते हैं किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। अगर बात करें हम क्वांट की, प्री की, तो आप देखो पिछले 3 सालों का एनालिसिस है। तो डीआई से 15 क्वेश्चंस आए थे पिछले साल, उसके पिछले भी 15 और 2020 में 10। मिसिंग नंबर पिछले बार नहीं आया सीरीज, 2021 में आया था 5, 2020 में भी नहीं आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 हर साल आया है। अरिथमेटिक क्वेश्चंस, अरिथमेटिक की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, 10 क्वेश्चंस 2021 में भी, 2020 में 15, मतलब अरिथमेटिक क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी घटी है। अप्रोक्सीमेशन 2021 में नहीं आया था, लेकिन 2020 और 22 में आया था। ये 35 क्वेश्चंस का ब्रेकअप है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि प्री में
प्री क्वालिफाइंग होता है, तो यहाँ पे वो ये देखते हैं कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चंस उस तरह के होंगे कि वहां पे आपके स्पीड और एक्यूरेसी चेक की जाएगी। इंग्लिश की बात करें तो आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप पिछले साल 9 क्वेश्चंस आए थे, 2021 में 11 और 2020 में 7। एरर डिटेक्शन हर साल जरूर ही आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, लेकिन आपको तैयारी करनी है। देखो नहीं, कभी अगर 2022 में नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं कि हमें तैयारी नहीं करनी है। आपका जो सिलेबस है, जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें तैयारी सबकी करनी है। ठीक है। क्लोज टेस्ट पिछले साल 6 आए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 2, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5, वर्ड रिप्लेसमेंट 3, पैराजम्बल से क्वेश्चन नहीं आए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या फिर अपनी नोटबुक में आप एक बार ना नोटबुक में जरूर नोट करके रख लो, ताकि बार बार आपको वीडियो को रेफर ना करना पड़े। रीजनिंग की बात करें, जो मैं कह रही थी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 क्वेश्चंस तीनों में आपके तीनों साल में रीजनिंग में पजल से आए थे। सिलॉक्स पिछले साल नहीं आया था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों सालों में आया है। ब्लड रिलेशन 3-3 क्वेश्चन हर साल। इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस पिछले साल नहीं आया था। ऑड वन आउट वन, वर्ड पेयरिंग, यहाँ पे भी आपको वही रखना है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा इससे नहीं आएगा, इसको छोड़ देना है। इंपॉर्टेंट है। और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे खास ख्याल रखना है। तो आप अभी से अगर शुरू नहीं किया है, कम से कम 1 घंटा हर दिन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को देना शुरू कर दें। क्वांट में सिमिलरली हर दिन डेटा इंटरप्रिटेशन को 1 घंटा देना शुरू कर दें, और बाकी आप पैरेलली तैयारी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री के बाद अब हम मेंस का देखते हैं। अब ध्यान देना, देखना प्री में क्वांट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लिखोगे ना, प्री का और मेंस का, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि किस तरह से आपको प्री की तैयारी करनी है। भले जो टॉपिक है सेम है, लेकिन आपका अप्रोच डिफरेंट होगा। तो आप देखो DI जो है 13 आए थे, उसके पहले 19 2021 में, और 2020 में 20। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये बताना होता है कि कौन क्वांटिटी 1 बड़ा है या क्वांटिटी 2 छोटा है या बराबर है, जो भी रिलेशन है उन दोनों के बीच में। पिछले साल नहीं आया था, लेकिन 2021 में 5 और 2020 में 6। अरिथमेटिक क्वेश्चंस 5 आए थे, पहले सालों में नहीं आए हैं। डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन आया था पिछले साल। सीरीज 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 एंड केस सेट 2। यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल टफ होता है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगेन फिर से मैं रीटरेट करूंगी, प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी तैयारी करनी है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो RC 16 पिछले साल था। RC बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो SBI PO मेंस में देखा गया है कि RC ही RC रहते हैं। सो RC तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल आर्टिकल कम से कम ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी मदद करेगा, और यहाँ पे RC में तो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। सो ये किस तरह से पढ़ना है एडिटोरियल को, उसकी भी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे भी पिछले साल नहीं आया था, लेकिन 2021 में 5 क्वेश्चंस थे। एरर डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत वेराइटी ऑफ एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। कई वेरिएंट्स हो गए हैं, वो सब हम आपको सिखाते हैं। लगभग 18-20 तरह के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। जरूर आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपने मान लो एक कन्वेंशनल टाइप ही कर लिया, एग्जाम में जाके दूसरे टाइप का आ गया, आप घबरा जाते हो। तो पहले से हमें तैयारी रखनी चाहिए। पैराजम्बल 5, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे, वर्ड रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे। हर तरह की हमें तैयारी करके रखनी है। रीजनिंग मेंस में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन 4 कोडेड, मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी 4, लॉजिकल रीजनिंग 4, कोडेड सिलॉग्स एंड मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन आए थे पिछले साल में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस की एनालिसिस, कि किस किस कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो आप देखो, अगर 2022 की बात करें, स्टैटिक जीके 4 क्वेश्चंस थे, मतलब ज्यादा वेटेज जो होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। और पिछले 3 महीने जब एग्जाम हो रहा है, उसके 3 महीने जो लेटेस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको 6 मंथ का न्यूज से वाकिफ फेमिलियर रहना चाहिए। ठीक है। बुक्स 1, फिनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का देखो, काफी अच्छा वेटेज है। 14 2020 में, 21 में 16, और 15 2020 में। तो ये तो आप छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक नेशनल न्यूज 11, गवर्नमेंट स्कीम्स 5, रिपोर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल यहाँ से 3 आए थे। साइंस एंड टेक से 0, MSME रिलेटेड 1 क्वेश्चन था। तो अगर आप GA आपका स्ट्रांग नहीं है बहुत ज्यादा, तो अब आप कहाँ पे फोकस करोगे?
इस पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। स्टैटिक तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, अपने आप ही स्टैटिक जीके टेक केयर हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे कट ऑफ, मैं यहाँ पे जनरल को डिस्कस करूंगी। अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे 5 सालों का कट ऑफ है। 2017 में 51.5, 18 में 56.8, 2019 71, 2020 58.5, 2021 63 एंड 2022 59.5। ये मैं बात कर रही हूँ प्री की, जिसमें कि हमने ये देखा था कि क्वालिफाइंग होता है, मतलब 59.5 है हमारा कट ऑफ। तो अब मुझे 60 मार्क्स आए चाहे 99 आए, बात बराबर, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है। अब इस बार के लिए आप अपना टारगेट स्कोर क्या रखोगे, हमें जरूर अपना एक टारगेट स्कोर रखना चाहिए। जरा सोचना, अभी आगे जब हम मॉक टेस्ट की बात करेंगे तब वहां पे थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी आएगी। फिर आप सोच के मुझे बताना कि आप अपने प्री का टारगेट स्कोर इस साल क्या रखोगे, ठीक है। अगर मेंस की बात करें, अब मेंस जो था 250 मार्क्स का था, प्री अभी अभी जो हमने डिस्कस किया ना वो 100 मार्क्स का था, अगर आपको याद होगा हमने पैटर्न देखा था। सो अगर हम मेंस की बात करें, आउट ऑफ 250 जो पिछले साल कट ऑफ था 88.93, पिछले सालों के मुकाबले में 2021 से अगर कंपेयर करें तो कम था, है ना। 2020 इतना ही था, 2019 में तो 100 क्रॉस कर गया था। सो देखो कट ऑफ जो होता है ना, दो बातों पे निर्भर करता है, पहला नंबर ऑफ वैकेंसी और दूसरा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो अब आप पिछले साल का जब पेपर लिखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे एग्जाम की वेबसाइट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस 250 में 88.93 लाना, या आप लिख के देखो कि आपको कितना आ रहा है अभी, है ना, वो भी आपको एक आइडिया देगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको आउट ऑफ 250 88.93 देख के जरूर लग रहा होगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। और मुश्किल बस इतना है कि अगर आप तैयारी नहीं करोगे और चाहोगे क्लियर हो जाए, या अपना रूटीन हैबिट्स नहीं चेंज करोगे और आप चाहोगे कि आपका क्लियर हो जाए, तो बताओ जिन्होंने मेहनत की है, जो अपने हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, जो बाकी बाहरी दुनिया से, सोशल मीडिया से दूर रह के पूरा लग के तैयारी कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल के कर रहे हैं, उनकी तैयारी ना हो के आपकी क्यों होनी चाहिए, ये भी जरा सोचना। सो अगर आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं अपने ये 4-5 महीने, तो जरूर जरूर आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से तैयारी करते हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होता है। अब ये जो कट ऑफ है वो है फाइनल, मतलब कि मेंस और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज मिला करके, जो कि आउट ऑफ 100 मार्क्स है, और जिसमें कि हमने देखा था कि मेंस का जो वेटेज होगा 75 और इंटरव्यू जीडी का 25। सो अब आप देखो 48.12, उसके पहले 53.40, 2021 से 2022 में कट ऑफ गिरा है। 2020 58.50, तब तो और भी ज्यादा था। 2019 54.11, 2018 50.79। सो इस तरह का कट ऑफ है, बाकी कैटेगरी आप देख सकते हो। अब आती है मॉक टेस्ट की बारी। मॉक टेस्ट हमें जरूर लिखने चाहिए। अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ही लिख दो, एक कम से कम जाके प्री का लिख दो, ये देखने के लिए कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। अभी हमने टारगेट स्कोर की बात की थी। सो आपने कट ऑफ देख करके आप अपना एक टारगेट स्कोर तय करो और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप जो अपना टारगेट स्कोर तय कर रहे हो वो सही है कि नहीं। आपको अपना प्री का और मेंस का दोनों का कट ऑफ के एनालिसिस को देख करके टारगेट स्कोर तय करना है और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आपको वापस लिखूंगी कि ये जो आपने टारगेट स्कोर तय किया है वो सही है कि नहीं, या फिर अगर जरूरत लगी तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। सो अब जब आपने अपना टारगेट स्कोर तय कर लिया, अब आप जा करके एक प्री का मॉक टेस्ट लिखो, या अच्छा होगा अगर आप पिछले साल जो प्रीवियस ईयर पेपर है मेमोरी बेस्ड उसको लिखो, और अब देखो कि आप कितनी दूर खड़े हो। मान लो आपका टारगेट स्कोर है यहाँ और आप हो यहाँ, तो अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, किस किस तरह से क्या क्या मुझे इसके लिए करना होगा, जिससे कि धीरे 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 मेरा स्कोर यहाँ तक चला जाए, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट लिखना क्यों जरूरी है, किस तरह से लिखना चाहिए, और एनालिसिस क्यों इसकी बहुत जरूरी है, तो जो भी आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप एक मॉक टेस्ट लिखो, और आई एग्जाम भी एक्सपर्ट फैकल्टी उसको उस स्टूडेंट के साथ बैठकर उसको एनालाइज करती है
है ना, मतलब दोनों बैठते हैं और एनालाइज करते हैं कि भाई अब आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। सो दैट एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो एक मॉक टेस्ट पे भी मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगी, जिसमें कि मॉक टेस्ट कैसे लिखना है और उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो हमने 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी देखी और मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर पेपर लिखना है, ये सारा काम करने के बाद आपको खुद ब खुद एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कहीं मेरे स्पीड में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मुझे क्वेश्चन को समझने में तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें आपको खुद ब खुद पता चलेंगी। और अब क्या करना है, अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रांग एरियाज को निकालना है। वो सबका आप सबका अलग अलग होगा, है ना। अब मैं कहूंगी कि सबसे पहले अपने स्ट्रांग एरियाज को इतना पुख्ता बना लो कि उसमें तो कोई गलती हो ही ना। सुनने में आपको बात अजीब सी लग सकती है, लेकिन यही सही है कि आपको ज्यादा पहले मेहनत अपने स्ट्रांग एरियाज पे करनी है। मतलब स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं ना, स्ट्रांग एरिया को सोचते हैं अरे ये तो मेरा है ही स्ट्रांग, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर कहीं केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, कहीं समझने में क्वेश्चन गलती हो जाती है और कुछ ना कुछ गफलत हो जाती है। और वीक एरिया तो है ही वीक एरिया, उस पर आप कितनी भी मेहनत करोगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहले स्ट्रांग एरिया, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग है, आपको मजा भी आएगा उसको करने में, स्ट्रांग एरिया को ऐसा कर लो कि उससे कम से कम गलती हो, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाए, और पैरेलली आप धीरे धीरे अपने वीक एरियाज को स्ट्रांग एरियाज की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। आई एग्जाम भी कैसे मदद करता है आपके प्रिपरेशन में, कैसे आपके लिए इजी बनाता है इस जर्नी को। सो आई एग्जाम भी के यूट्यूब चैनल पे, जो बैंक बी चैनल है, इस पे आप देखो जीरो से पीओ सेशन जो मैं आपको बता रही थी। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, हर दिन एक सब्जेक्ट, ठीक है। साथ ही साथ इसी चैनल पे कैट लेवल सीरीज चल रही है, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, या मान लो पिछले साल प्री क्लियर हो गया था या 1-2 मार्क्स से रह गया था, तो उनके लिए ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि एसबीआई पीओ में मेंस में क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे आपको कट ऑफ जो है वो कम लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखते हो और अगर आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की है तो इतने मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाता है। सो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे उन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए, है ना। अब अगर आप इस जर्नी पे कोई सहयोग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, आपको लगता है आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आई एग्जाम बी के कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। ये जो आई एग्जाम बी का एसबीआई पीओ कोर्स है, क्यों अलग है बाकी जगह से? पहली बात तो कि इसे एक्स बैंकर्स ने क्यूरेट किया है। आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्स बैंकर्स हैं, है ना। सीपी जोशी सर एक्स आरबीआई एजीएम आरबीआई, सुशील रगड़े सर एक्स मैनेजर आरबीआई, विदिका बंसल मैम एक्स पीओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मनोज डबराल सर एक्स एसबीआई पीओ, कैलाश तिवारी सर एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कांसल सर एक्स एसबीआई पीओ, और मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक से अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड फिर मैंने सिडबी ज्वाइन किया था। कोर्स की खासियत क्या है? क्या यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। खासियत ये है कि हम लोगों ने देखा कि एसबीआई पीओ का एग्जाम इतना टफ नहीं है, फिर बच्चे क्यों नहीं क्लियर कर पाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि उस हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। देखो कंटेंट तो बहुतेरे उपलब्ध है, लेकिन कब क्या करना है, इतना सारा कंटेंट है, उसमें जो टाइम वेस्ट हो जाता है उनका, उससे भी उनको कैसे बचाना है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे आपका कोई भी क्वेरी है, कहीं पे भी आप अटक गए, फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, वहां से आपको आंसर मिल जाता है। मंथली आपके परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग होती है, वीकली क्विज और फोर्टनाइटली मॉक टेस्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम पूरा प्रैक्टिस का खेल है। स्पीड बूस्टर सेशंस, जहाँ पे स्पीड भी जरूरी है, किस तरह से आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पेशल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्लासेस, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का फोबिया है, बहुत लोग मैं जानती हूँ जो एग्जाम नहीं लिखते क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से घबराते हैं, तो इसके लिए भी स्पेशली तैयारी कराई जाएगी। 1-on-1 सेशंस विद एक्सपर्ट्स। सो आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग की फैकल्टी से बात करनी है, तो उनके साथ आपको 1-on-1 सेशन दिया जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट की फैकल्टी के साथ। डेली लाइव क्लासेस होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका कवर्ड है शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस के थ्रू, लेकिन फिर भी डेली लाइव सेशंस होते हैं, ताकि आप कि कोई भी क्वेरी है, डाउट है, उसको आप यहाँ पे क्लियर कर सके। स्पेशल जनरल अवेयरनेस क्लासेस, खास करके करंट अफेयर्स की। डाउनलोडेबल स्टडी नोट्स हैं, जो कि आप रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बार बार वीडियो देखना आपके लिए थोड़ा सा
टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और वीडियो लेसन्स, जैसे कि मैंने बोला, वीडियो लेसन्स के थ्रू ही पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। ठीक है, अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा? ये जो 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी है, इसमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी होगा। ये सारा का सारा आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन डिटेल्स में अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ आपको एक बार ये भर देख लेना है कि कहीं कुछ पिछले साल से चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज, आई एग्जाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एसबीआई पीओ क्लियर किया है। और एसबीआई पीओ क्लियर करने के बाद फिर उनमें से कई सारों ने आरबीआई ग्रेड बी भी किया है। सो ये सक्सेस स्टोरीज आप सुने, जरूर सुने। ये आपको आपके, अगर आप आई एग्जाम के स्टूडेंट हो तो आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर हमारे 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी में, देन मॉक टेस्ट कैसे लिखना है और टारगेट स्कोर जरूर जरूर आप तय करके लिख दो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने कितना समझा है चीजों को और अब एक सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं। आप एनालाइज करोगे अपने स्ट्रेंथ को और वीक एरियाज को, फिर अपने वीकनेस पे वर्क करोगे, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बनाओगे। यू विल मेक श्योर कि अब उसमें कोई क्वेश्चन आए जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और पैरेलली यू विल वर्क ऑन योर वीक एरियाज। धीरे धीरे जैसे जैसे मॉक टेस्ट दोगे और एनालिसिस करोगे, आपका टाइम जो है स्पीड बढ़ती जाएगी और कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, और फाइनली आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यू विल एक्सेल इन द एग्जामिनेशन एंड यू कैन बिकम अ एसबीआई पीओ। ये जो ऑनलाइन कोर्स है आई एग्जाम बी का, उसकी कोर्स ऑफरिंग्स है। आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख सकते हो, मैंने इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी। These are testimonials and success stories. You can see so many are there. ये हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर किया है वो आई एग्जाम के बारे में क्या कहते हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड दीज आर आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, दिस ईयर योर फोटो कैन बी हियर। एक्चुअली ये अगर आप एक बार ठान लोगे, ज़रूर ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था कि इस कोट को डिस्कस करेंगे। सो ये कहता है, पोटेंशियल इज अ प्राइसलेस ट्रेजर लाइक गोल्ड। और ये पोटेंशियल हम सभी के अंदर है। ऑल ऑफ अस हैव गोल्ड हिडन विद इन। ये पोटेंशियल, सो यहाँ पे मैं अगर एसबीआई पीओ की बात करूंगी तो एसबीआई पीओ क्लियर करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ऑलरेडी आप सभी में है। ठीक है, अब भाई इंग्रेडिएंट तो है, मान लो मुझे खीर बनानी है तो दूध चावल चीनी है, लेकिन उस इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा ना, उसको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा तभी तो बनेगी खीर। सो वो पोटेंशियल है, वो इंग्रेडिएंट है आपके अंदर, लेकिन उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और सही तरीके से और एक सही प्रोसेस में करना पड़ेगा, तभी आप एसबीआई पीओ का एग्जाम फाइनली क्लियर कर पाओगे। सो यूं तो आप तैयारी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पोटेंशियल को निकालने में, आपके जो आपका जो टैलेंट है उसको निखारने में आपको कोई गाइड चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, तो आई एग्जाम भी आपके साथ हमेशा है। विद आई एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। कैसे आप 50% फास्टर तैयारी कर सकते हैं आई एग्जाम के साथ? क्योंकि बहुत सारी चीजें, आप समझ लो आप तैयारी कर रहे हो और आपके साथ एक पूरी टीम लगी हुई है जो आपको बहुत सारी चीजें तैयार करके रेडली अवेलेबल करा रही है। तो डेफिनेटली वहां पे आपका टाइम बचता है और टू दी पॉइंट चीजें आपको मिलती है, मतलब बहुत सारा आप टाइम वेस्ट करने से बच जाते हो। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9205524028 और यू कैन राइट टू अस एट hello@iexamb.com। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको एसबीआई पीओ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।